हेलो गाइस। सो थर्मोडायनेमिक में गाइस आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। अभी हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ने की क्या ज़रूरत गिरी ये पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखते हैं। अभी गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम पड़ गई होंगी, कुछ बातें हमें अधूरी लग रही होंगी, इसलिए हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जनरेट कर दिया। अभी सबसे पहले देखते हैं कि फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था क्या। देखो फर्स्ट लॉ में ये बताता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। आप एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, ना तो आप एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यही बताया हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। ठीक है, तो हमारे सवाल ये स्टार्ट हुए कि मान लो ठीक है एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट गाइस फर्स्ट लॉ ने हमें ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, सारे ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी कॉन्जर्व है ये बोला। सर मतलब क्या है इसका, पहले फिर से सुन लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि एनर्जी इज कॉन्जर्व कोई भी प्रोसेस में, मतलब अगर आप कोई भी प्रोसेस उठाओगे उसमें एनर्जी हमेशा कॉन्जर्व होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा होगा नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो गाइस मैं मेरे दोनों हाथ रब करता हूँ। अब मैं अगर ये दोनों हाथ रब करता हूँ तो आपको पता है हाथ गर्म हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब जो मैं हाथ रब कर रहा हूँ ये मैकेनिकल एनर्जी है। मान लो मैंने 10 जूल मैकेनिकल एनर्जी खर्च की और वो 10 के 10 जूल एनर्जी मान लो हीट में कन्वर्ट हो गई, हाथ गर्म हो गए। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर आप 10 जूल काम कर रहे हो वो 10 के 10 जूल पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्च होना ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो कॉन्जर्व बोलता है। मान लिया हमने कि 10 जूल हम लोगों ने काम किया, वो पूरा का पूरा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मान लिया। बट गाइस ये तो पॉसिबल है, हम लोगों ने हाथ रब किए, हाथ गर्म हो गए, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बट गाइस मान लो अगर ये मैं दोनों हाथ किसी, मान लो हमारा जो गैस वगैरह होता है हीट जो कि सपोज आग के सामने अगर मैंने रख दिए, मान लो मोमबत्ती वगैरह के सामने मैंने रख दिए, तो अगर मैंने 10 जूल हीट प्रोवाइड की, हाथ को हीट 10 जूल प्रोवाइड की, तो क्या हाथ खुद ब खुद रब होना स्टार्ट कर देंगे? मतलब ये 10 जूल का पूरी फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट लॉ बोलता है हाँ जी हाँ, ये तो होगा। वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट भी वर्क में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट गाइस रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं ना। तो देखो फर्स्ट लॉ ने हमें कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि भाई प्रोसेस तो होगा, डेफिनेटली हम भी मानते हैं प्रोसेस होगा, प्रोसेस में एनर्जी तो कॉन्जर्व होगी, हम भी मानते हैं। बट कौन से प्रोसेस में एनर्जी कहाँ से कहाँ खुद ब खुद जाएगा, स्पॉन्टेनियसली कौन सा प्रोसेस होगा, ये हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। मतलब ये कॉन्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करता है, बट ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसने हमें ये नहीं बताया कि भाई कहाँ से कहाँ कौन सा एनर्जी ट्रांसफर होगा और कहाँ से कहाँ नहीं। मतलब जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऊपर से नीचे पानी आता है, नीचे से ऊपर जाता नहीं है, हमें पता है, बट फर्स्ट लॉ बोलता है नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से भी ऊपर जाएगा पानी। आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ, जैसे हम लोगों ने, वो होती है ना खिलौने वाली गाड़ी, जिसको हम लोगों ने अगर चाबी दे दी और छोड़ने के बाद गाड़ी घूम जाती है, तो हम लोगों ने चाबी दी, मैकेनिकल वर्क खर्च किया, वो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट लॉ बोलता है अगर आप गाड़ी को घुमाओगे तो चाबी ऑटोमेटिक घूम जाएंगे। अभी ये होता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लॉ हमें कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि भाई कहाँ से कहाँ एनर्जी ट्रांसफर होगा और कहाँ से नहीं होगा, ये हमें फर्स्ट लॉ ने बताया नहीं, उसलिए हम लोगों ने सेकंड लॉ जनरेट किया। मतलब जिस तरह से ये कॉन्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करता है, मान लिया ये तो बात हम जानते हैं, बट ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करता है, कहाँ से भी कहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। इट डज नॉट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो भी हीट फ्लो होंगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। हाँ भाई हीट कहाँ से भी कहाँ फ्लो हो सकती है। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे गरम, अगर कोई एक मान लो आपके पास कोई एक रॉड है, ये कोई एक रॉड है, इसका ये एंड अगर हॉट होगा और ये एंड अगर कूल होगा, कोल्ड होगा, तो हीट जो होती है वो गर्म एंड से ठंडे एंड तक फ्लो होती है। बट ये तो हमें बोलता है कि हीट ठंडे एंड से गर्म एंड तक भी फ्लो हो सकती है, कहाँ से भी कहाँ फ्लो हो सकती है हीट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सेकेंड लॉ हमें प्रॉपर चीज़ें बताता है कि भाई रियलिटी क्या है, रियलिटी के ऊपर आ जाओ। मान लिया आपने ये जो बातें की ये सारी थेरोटिकल बातें की, एनर्जी कॉन्जर्व करने के लिए आप लोगों ने थेरोटिकल बातें बोल दी,
बट हमारे रियल लाइफ में, नेचर में कौन सी चीज़ पॉसिबल है वो भी ज़रा डिस्कस करिए ना। तो सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन के बारे में बताया था, जिसमें एनर्जी तो कॉन्जर्व होगा बट उसने कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी बताया कि भाई ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं, ये खुद ब खुद पॉसिबल है, ये खुद ब खुद पॉसिबल नहीं। वो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाहर से काम करना पड़ेगा। जैसे आप फ्रिज में अगर पानी रखते हो गाइस, तो पानी ऑटोमेटिकली ठंडा नहीं होता, ठंडा पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, बट रूम टेम्परेचर वाला पानी ऑटोमेटिक थोड़ी ना ठंडा होगा, उसके लिए तो फ्रिज में रखना पड़ेगा ना। फ्रिज कुछ ना कुछ तो काम करेगा बाहर से। तो कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होती है गाइस, कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली नहीं होती। तो इसने हमें कोई स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताया, उसने बोल दिया भाई सारी चीज़ें हो रही है, एनर्जी कॉन्जर्व करने के लिए सारी चीज़ें हो रही है, एनर्जी कॉन्जर्व करना है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। बट ये बोलता है नहीं भाई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में कोई चीज़ें होंगी, सारे डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं। पानी ऊपर से नीचे ही फ्लो होगा, नीचे से ऊपर नहीं। हाथ रब करने से ही गर्म होंगे, हाथ को गर्म करने से हाथ फिर से रब नहीं होंगे। इसने डायरेक्शन बताया सेकंड लॉ ने, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट फिक्सेस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये बिल्कुल जरूरी स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन फिक्स करके देता है कि किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा, कहां से हीट कहां फ्लो होंगी, कौन से फॉर्म में से एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होंगी खुद ब खुद। ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अभी देखो गाइस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2-3 स्टेटमेंट आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, वो इनमें से कोई 1-2 पॉइंट आप उठा लो, बट समझ लो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अगर आपको ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ जाएगा तो आप इसके ऊपर के एमसीक्यूज वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं कि इट स्टेट दैट द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूरी डायरेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। मतलब अगर सेकंड लॉ की अगर आप माने तो हॉट एंड से कोल्ड एंड में ही हीट फ्लो होंगी, कोल्ड एंड से हॉट एंड में कभी हीट फ्लो नहीं होंगी। कभी भी अगर हीट को फ्लो होना है तो वो हॉट एंड से कोल्ड एंड में फ्लो होंगी, कोल्ड एंड से हॉट एंड पे नहीं। हम भी मान लेते हैं, देखो भाई अगर पानी का फ्लो है, मान लो आपके घर में पानी जो आ रहा है, आप वॉशरूम में जो पानी यूज कर रहे हो, वो पानी गाइज आपकी जो टैंक है, आपके घर में जो पानी स्टोर्ड होता है टैंक में, वो तो आपकी ऊपर है ना, टेरेस पे है ना, तो ऊपर से नीचे पानी फ्लो होता है, कभी नीचे से ऊपर पानी फ्लो नहीं हुआ ऑटोमेटिकली। हाँ, नीचे से भी ऊपर पानी फ्लो होता है, बट उसके लिए आप लोग मोटर लगाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की, खुद ब खुद। तो खुद ब खुद अगर पानी फ्लो होगा तो कभी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पानी फ्लो होता है। उसी तरह अगर आपको हीट का फ्लो करना है तो एक रिजर्वायर आपका हाई टेम्परेचर पे होना और दूसरा रिजर्वायर आपका लो टेम्परेचर पे होना, तब जाके हीट फ्लो होंगी हाई रिजर्वायर से लो रिजर्वायर तक। मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पे ही हीट हमेशा ट्रांसफर होती है खुद ब खुद। आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भी जा सकते हो, बट आप खुद ब खुद नहीं जाओगे। मान लो आपका जो रेफ्रिजरेटर है गाइस, रेफ्रिजरेटर में जो बातें हो रही है वो बेसिकली बाहर से आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, खुद ब खुद। तो खुद ब खुद हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होंगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। क्लियर है गाइस? फाइन। अभी चलो, ये तो बात होगी फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ की ये बात होगी। फर्स्ट लॉ की जो भी बातें थी उसको थोड़ा इंप्रूव किया सेकंड लॉ ने, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट लॉ के और भी कुछ हमें लिमिटेशन देखने के लिए मिलते कि फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि अगर एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमें वो ये नहीं बताता कि मान लो अगर ये ए फॉर्म का एनर्जी है वो बी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना बी में जाएगा, हमें उसने ये बताया ही नहीं। मतलब इट डज नॉट क्लेरिफाई द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। उसने हमें ये बिल्कुल ही नहीं बताया कि मान लो अगर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसने हमें ये नहीं बताया कि अगर मान लो आपके पास 10 जूल एनर्जी है ए फॉर्म की और अगर इस ए फॉर्म की एनर्जी बी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो हमें उसने ये नहीं बताया था कि 10 जूल में से बी फॉर्म में कितना कन्वर्ट होगा। वो बोलता है पूरा के पूरा 10 जूल बी में चला जाएगा। हालांकि ऐसे होता नहीं। मतलब जब भी एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चली जाती है गाइस, तो वो पूरी की पूरी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती नहीं। हालांकि इधर उधर भी थोड़े बहुत एनर्जी लॉस होते हैं। मतलब मान लो गाइस, अगर हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अगर मान लो गाइस आप इसको हीट करते हो, मतलब 10 जूल हीट अगर एनर्जी आप इसमें ऐड करते हो तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, तो पिस्टन का डेफिनेटली वर्क होगा, तो हीट एनर्जी जो है वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर आप 10 जूल दोगे हीट इस पिस्टन सिलेंडर को, तो पूरा का पूरा 10 जूल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने हमें ये नहीं बताया था कि अगल बगल में जो छोटे मोटे लॉसेस है वो उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करता। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगा ये हमें वो बताता नहीं, वो बताता है पूरा भाई वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ लॉसेस नहीं। आप लोगों ने अगर मान लो आप लोगों ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दी पिस्टन सिलेंडर को, सिस्टम को, तो वो पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ हीट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसलिए फर्स्ट लॉ बोलता है कि आप जो हीट है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है गाइस। रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम बहुत ज्यादा आगे होते। अगर आप आपके गाड़ी में पेट्रोल जला रहे हो आईसी इंजन में, तो वो हीट एनर्जी, मान लो अगर आपके 1 लीटर पेट्रोल ने 100 जूल हीट एनर्जी जनरेट की है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 1 लीटर पेट्रोल ने 100 जूल हीट एनर्जी जनरेट की, वो गाइस पूरा का पूरा 100 जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब हमें 100 जूल वर्क मिल नहीं सकता, हमें थोड़ा कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। देखो गाइस, गाड़ी चलती है तो वाइब्रेशंस होता है, गाड़ी चलती है तो साउंड आता है, गाड़ी चलती है तो गर्म होती है गाड़ी, तो ये सारे तो लॉसेस हुए ना। उसके बाद में बची कुछ एनर्जी होंगी वो वर्क में चली जाएंगी। बट फर्स्ट लॉ तो हमें बोलता है कि भाई जो हीट है वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हीट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर गाइज ऐसा होता तो उस मशीन को, जो मशीन हमें हीट का कन्वर्जन वर्क में कर रहा है, उस इंजन को हम लोग हीट इंजन बोलते हैं बेसिकली। मैं अभी हीट इंजन वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसा डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हमारा पिस्टन सिलेंडर, जैसे आपका प्रेशर कुकर, आप नीचे से गर्म करो ऊपर से सीटी ऊपर आ जाती है, तो ये हीट एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रेशर कुकर ये एक होगा डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह पिस्टन सिलेंडर, आप नीचे से हीट दो, पिस्टन ऊपर सरक जाता है, ये भी एक डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर किसी डिवाइस ने जितना हीट आया उतना पूरा का पूरा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे कि भाई ये 100% इफिशिएंट है, क्योंकि इसको जो काम दिया गया वो काम उसने पूरी तरह से किया, कुछ भी लॉसेस नहीं किए। जैसे आपको 100 मार्क का पेपर देना है और आपने 100 मार्क लाए, आपने जितना पेपर दिया उतने ही मार्क आए, तो कुछ आपकी गलती हुई नहीं, तो आपके परसेंटेज 100%। आपने 40 मार्क का पेपर है, आपने पूरे के पूरे 40 मार्क लाए, मतलब 40 मार्क का पढ़ा है, आपने 40 मार्क लाए, तो आप 100% स्कोर किए। उसी तरह अगर डिवाइस में हम लोगों का इंटेंशन है कि हीट को काम में कन्वर्ट करना, अगर डिवाइस में मैंने 50 जूल हीट दी और उस डिवाइस ने पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो डिवाइस है वो तो 100% इफिशिएंट है। बट ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना हीट आएगा उतना वर्क में कन्वर्ट होगा, तो फर्स्ट लॉ तो बोलता है कि भाई 100% इफिशिएंसी लाना पॉसिबल है। बट गाइस रियलिटी में अगर हम लोग आएंगे तो पूरा हीट आप कभी भी पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो सेकंड लॉ की अगर आप माने तो 100% इफिशिएंसी लाना पॉसिबल नहीं, फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग माने तो 100% इफिशिएंसी लाना पॉसिबल है। तो आज तक मतलब हम लोग आज के तारीख में हम लोगों ने ऐसी कोई मशीन बना नहीं सके कि जो 100% इफिशिएंट होंगी। 100% इफिशिएंट मशीन को हम लोग परपेचुअल मशीन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि हाँ भाई परपेचुअल मशीन तो हम लोगों ने देखी है। हाँ भाई कैसी दिखी है? तो हम लोगों ने बस थ्योरेटिकल इमेजिनेशन में देखी है। सेकंड लॉ बोलता है भाई रियलिटी में आओ, परपेचुअल मशीन बनाना कोई इजी बात नहीं है, परपेचुअल मशीन अब तक तो बनी नहीं है। तो सेकंड लॉ बोलता है परपेचुअल मशीन बन नहीं सकती, फर्स्ट लॉ बोलता है बन सकती है। क्यों? सिंपल, फर्स्ट लॉ बोलता है कि पूरा हीट आप पूरे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड लॉ बोलता है नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसलिए फर्स्ट लॉ कि जो ये फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है और उसके बेसिस पे हम लोगों ने सेकंड लॉ का एक पॉइंट बना दिया, क्या कि स्टेट दैट कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग परमानेंट चेंजेस आइदर इन द सिस्टम और सराउंडिंग। ऐसा करते टाइम आपके सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। मतलब आप अगर हीट वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएंगी, बट पूरी नहीं होंगी, और होंगी तो सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिस्टम में और सराउंडिंग में कुछ चेंजेस भी नहीं हुए और हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट भी हो गया, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, सो नो मशीन हैज इट बीन मेड दैट हैज इफिशिएंसी ऑफ यूनिटी। उसको बेसिकली परपेचुअल मशीन बोलते हैं जिसका इफिशिएंसी यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब गाइस
हम लोग अगर परसेंटेज में बोले तो 100, अगर फ्रैक्शन नंबर में अगर बोले जैसे 0.2 का मतलब 20% होता है, 0.5 का मतलब 50%, 0.9 का मतलब 90% और 1 का मतलब 100%। तो 1 को हम लोगों ने यूनिटी बोल दिया, तो 100% वर्ड यूज करने के वजह हम लोगों ने यूनिटी वर्ड यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज यूनिटी हो सकता है। आई गाइस, बात समझ में आ रही है गाइस? तो देखो, अगर हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट गाइस हमें केल्विन साइंटिस्ट ने दिए, केल्विन साइंटिस्ट ने। तो इनको हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इनको हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, या तो कोई कोई इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ क्या है? पहला यही लॉ है कि आप हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज आप 100% एफिशिएंट मशीन नहीं बना सकते। ये बेसिकली केल्विन साइंटिस्ट ने बोला है, इसलिए हम लोगों ने इसको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है। वाइल ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होंगी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में कभी फ्लो नहीं होंगी, मतलब ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये क्लॉसियस साइंटिस्ट ने बोला, इसलिए हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो वैसे देखा जाए तो थर्मोडायनामिक के दो ही स्टेटमेंट होते हैं, और भी है गाइस। जैसे देखो, थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ में हम लोग जितनी बातें करेंगे उतनी कम है, बहुत सारे एग्जांपल है, बट आप चैप्टर में अभी आपको सीखना ही है आगे, तो इसलिए हम लोग हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो स्टेटमेंट में खत्म कर डालते हैं। एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें अमाउंट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बताता है कि भाई हीट को, मतलब एक फॉर्म की एनर्जी को आप कितने फॉर्म में, कितने में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा कन्वर्ट कर सकते हो या थोड़ा कम, ठीक है गाइस। अब गाइस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए हम लोग हीट इंजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट आई होप कि आपको ये सारी बातें भी समझ में गई होंगी। वैसे हम लोग हीट इंजन का एग्जांपल लेके भी थर्मोडायनामिक्स समझ सकते हैं, सेकंड लॉ समझ सकते हैं। हीट इंजन में क्या होता है गाइस? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिवाइस हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहता है। आई रिपीट, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहता है, करता है। हम लोग थोड़ा एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। हीट इंजन देखो क्या है, अभी फिलहाल मैं ये नाम मिटा देता हूँ। देखो, अभी मान लो गाइस मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है, जिस डिवाइस में, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस कनेक्टेड है किसी एक बॉडी से जो कि हॉट बॉडी है, मतलब इसको मैं हॉट रिजर्वायर बोल रहा होता। तो मान लो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस है, बहुत ज़्यादा हीट है इस बॉडी में, हॉट बॉडी, ठीक है। अभी इस डिवाइस का देखो गाइस काम क्या है, वैसे अगर मैं थोड़ा थोड़ा उल्टे भाषा में पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है, समझने के लिए। देखो इस डिवाइस का काम एक ही है कि हॉट बॉडी को कूल करना, ठंडा करना, हॉट बॉडी को कूल करना। अभी मान लो हम ये देखते हैं कि इस बॉडी में Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट है। अब हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ना गाइस, इतना एनर्जी। अब जितना, अब हमें एक बात पता है कि जितना ज्यादा एनर्जी होता है उतना टेम्परेचर होता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर आप एनर्जी को मेजर करोगे तो टेम्परेचर एक जरिया है जो एनर्जी को मेजर कर सकता है। हम लोग बोलते हैं ना हमारे बॉडी का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर होते हैं गाइस किसी भी बॉडी के, ये बेसिकली अब मान लो मेरे बॉडी का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैं इसे क्या समझा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हम लोगों ने क्लासरूम लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी कि गाइस टेम्परेचर और एनर्जी का रिलेशन है, टेम्परेचर और हीट का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये हमें आइडिया देता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी कितना है, एवरेज एनर्जी कितना है। ओके, एनीवे, तो ये बॉडी गर्म है, तो जरूर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मान लो हम लोग इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1, तो अगर इसका टेम्परेचर T1 होगा तो कुछ ना कुछ जो हीट होंगी वो Q1 होंगी, ठीक। अभी ये जो हीट इंजन है, हम लोग एनर्जी की वैल्यू मान के चलते हैं 60 जूल मान के चलते हैं हम लोग एनर्जी 60, या तो फिर हम लोग 100 जूल मान के चलते हैं। देखो भाई बहुत गर्म बॉडी है,
जिसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ T1 है और उसका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें 100 जूल है। अब ये हीट इंजन क्या करता है गाइज, इस 100 जूल एनर्जी को, मतलब इस T1 टेम्परेचर को ठंडा करना चाहता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम करना चाहता है, उसकी एनर्जी निकालना चाहता है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक दूसरा बॉडी है, या तो फिर आप ये भी समझ सकते हो कि इस बॉडी को ये थोड़ा ठंडा करना चाहता है, कूल करना चाहता है, मतलब T2 टेम्परेचर पे लाना चाहता है, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो गर्म चीज को ठंडा करता है। मान लो गर्म चीज को ठंडा करता है, हॉट एंड से हीट खींच के निकाल देता है ताकि उसको ठंडा कर सके। तो अभी होता ही है कि जब ये हीट इंजन 100 जूल एनर्जी को कम कर रहा है, मान लो 40 जूल कर दिया। अभी इस हीट इंजन ने क्या किया, 100 जूल मतलब T1 टेम्परेचर के बॉडी को T2 टेम्परेचर पे ला रखा। अभी T2 टेम्परेचर छोटा है, ठंडा है, तो जाहिर सी बात है इसका एनर्जी अगर 100 जूल होगा तो इसका एनर्जी तो थोड़ा कम होगा, 40 जूल। अब पॉइंट ये है कि भाई 100 जूल में से आप 40 जूल में तो आ गए, बची कितनी 60 जूल गई का, क्योंकि एनर्जी यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। दोनों लॉ तो इसको मानते हैं कि एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बात ये है कि बची 60 जूल गई का, तो ये जो बची 60 जूल है गाइस, हमें दिखा कि भाई एनर्जी 100 जूल से 40 जूल में कन्वर्ट हो रही है, तो जो बच रहा है 60 जूल, इससे फटाफट काम कर लो। तो ये जो 60 जूल है गाइस, इस 60 जूल का हम लोगों ने क्या किया, वर्क। क्या किया, वर्क। तो ये होता है हीट इंजन बेसिकली। अगर हम लोग उल्टे भाषा में देखें तो हीट इंजन गर्म चीज को ठंडा कर रहा है और उस ठंडे करते टाइम जो भी हीट निकल रहा है बाहर उससे वो काम कर रहा है। कोई ऐसा बोल देता है कि हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, और जो बचेगा वो ठंडे रिजर्वायर में जा रहा है, सिंक बोलते हैं कोई इसको। बट बात एक ही है, हम लोग थोड़ा अलग भाषा में देखें कि हीट इंजन इज अ डिवाइस जो कि गर्म चीज को ठंडा कर रहा है। अब गर्म चीज को ठंडा करने के बाद जो एनर्जी बचेगा, क्योंकि गर्म चीज का ज्यादा एनर्जी है, ठंडी चीज का कम एनर्जी है, तो बचा हुआ एनर्जी गया किधर, उससे हम लोगों ने काम कर दिया। जो भी हमारा काम है, गाड़ी चला लिया, छोटे मोटे इंजन चला दिए, ये सब चीजें हम लोगों ने की। तो अगर गाइस इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे तो देखो क्या होगा। ये था Q1 100 जूल, ये था Q2 40 जूल। गाइस कहने से और ये था वर्क। 100 जूल में से कुछ हिट गए और कुछ काम हुआ। तो गाइस अगर इसका और इसका आप एडिशन करोगे तो ये मिलेगा ना। तो कहने से गाइस Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। बोलो सही है गलत? Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। तो देखो ये एक हीट इंजन के रिलेटेड एक इक्वेशन आता है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, Q2 को अगर आप इधर लाते हो तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। अभी एक हीट इंजन एक प्रकार का डिवाइस है ना, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि आप 100% इफिशिएंट मोटर ला सकते हो। सेकंड लॉ बोलता है नहीं। इसके बारे में हम लोग अगर आते तो देखो क्या है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि आप हॉट एंड से कोल्ड एंड में जा सकते हो खुद ब खुद, बट अगर आप कोल्ड एंड से हॉट एंड में आना चाहते हो तो वो भी हो सकता है खुद ब खुद। सेकंड लॉ बोलता है कि आप हॉट एंड से कोल्ड एंड में जाओगे तो खुद ब खुद जाओगे, बट कोल्ड एंड से हॉट एंड में खुद ब खुद नहीं जा सकते। तो अगर हम लोग इफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो देखो इफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर मान लो आपको इफिशिएंसी निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है इफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिक, कि किसी चीज में से आपने लिया कितना और उस चीज को आप लोगों ने दिया कितना, इन दोनों का रेशो, ये होता है इफिशिएंसी। तो अगर मान लो मेरा एक इंटेंशन है कि हमें वर्क चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्क, तो आप लोगों ने इनपुट कितना दिया, Q1, उससे काम कितना हुआ, W। तो गाइस आउटपुट अपन अगर आप इनपुट करोगे तो आपको मिल जाएंगी इफिशिएंसी। अब हम लोग इफिशिएंसी का फॉर्मूला यही लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो गाइस हमारे पास वर्क कितना है, वर्क का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ये देखो वर्क की जगह मैंने Q1 माइनस Q2 डाला और नीचे है Q1, ठीक है। सेपरेट अगर इसको करोगे तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 अपॉन Q1 हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखो क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें यह बोलता है कि जितना आप हीट डाल रहे हो वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 100 जूल हीट डाला तो पूरा का पूरा 100 जूल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ।
तो इधर कितना बचा, 0। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक Q2 कितना हो जाएगा, 0। यहां आप 0 डालो, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 1 माइनस 0 1। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने बोला 1, ये हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाला। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज में। तो देखो फर्स्ट लॉ के मुताबिक किस तरह से एफिशिएंसी 100 आता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलता है कि भाई Q2 तो चीज है ही नहीं, बट ऐसा तो होगा नहीं ना गाइस, Q2 तो चीज होगा ही होगा ना। अगर आप किसी चीज को पूरी तरह से गायब कर रहे हो तो वो पूरी तरह से गायब तो होती नहीं ना। तो डेफिनेटली ये सिंक तो होगा ना रिजर्वायर। जैसे हमारा मान लो गाड़ी का साइलेंसर में से कुछ धुआं निकल ही नहीं रहा है, गाड़ी में गर्म, जैसे पेट्रोल चलने के बाद गर्म धुआं होता है, गरम वाफ होती है, वो गरम वाफ ठंडी वाफ में कन्वर्ट हो रही है। देखो देखो, जैसे साइलेंसर में से जो धुआं निकल रहा है वो ठंडा है, बट इंजन में जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्म धुआं इंजन में जा रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और ठंडा धुआं निकल रहा है बाहर रिजर्वायर में, जैसे हमारा बाहर एटमॉस्फेयर में। तो मान लो गाइज आप साइलेंसर को पैर लगा दोगे, साइलेंसर को अगर पैर नहीं लगा दोगे तो गाड़ी स्टार्ट होंगी ही नहीं। तो आप फर्स्ट लॉ तो इसको ही गायब कर देना है। अगर आप इसको गायब कर दोगे तो यार ये तो इंजन ही बनेगा नहीं ना। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वो लिमिटेशन है कि आप 100% एफिशिएंट मोटर बना रहे हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। बट सेकंड लॉ बोलता है Q2 भी कुछ ना कुछ होगा। Q2 अगर कुछ ना कुछ होगा तो डेफिनेटली ये वैल्यू कुछ ना कुछ होंगी, और 1 में से अगर आप कुछ वैल्यू निकालोगे तो आपको वैल्यू 0.9 0.8 ऐसे मिलेंगे ना। तो 0.9 का मतलब 90%, 0.8 का मतलब 80%। तो इसका मतलब आप 100% एफिशिएंट मोटर तो बना नहीं सकते सेकंड लॉ के मुताबिक। फर्स्ट लॉ के मुताबिक बना सकते हो, इसी को बोलते हैं गाइस हीट इंजन। तो आप हीट इंजन से भी कुछ कंसेप्ट समझ सकते हो, आप थोड़ा दिमाग लगा के भी कंसेप्ट समझ सकते हो। फिलहाल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो ये दो स्टेटमेंट है, क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। सो आई होप कि आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ठीक से समझ में आऊंगा। तो अभी हम लोग थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मदद लेके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।